हाँ बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की महिमाओं का बखान मैंने कर दिया, आपको समझ में आ गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मोर इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि ये बेटर एक्सप्लेन करती है न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को। ठीक साहब, अब अपन देखते हैं कौन कौन से न्यूक्लियस। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व वर्सेस ए कर्व। ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस ए कर्व। ठीक है, देखो बेटा, जो रफ कर्व, मैं कोई एग्जैक्ट नहीं, मैं रफ कर्व बना रहा हूं, ये है मास नंबर एंड दिस इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, है ना। इसका कर्व अभी मैंने क्वेश्चन में भी दिया था कर्व, लेकिन हमारे न्यूक्लियस में ये कर्व ऐसा बनता है, ये है ना, ये एक रफ कर्व है ना। अच्छा, इसमें एक जगह पीक आती है बेटा, दिस। बेटा अलग अलग बुक में सारा हिसाब किताब अलग अलग लिखा है, तो इसलिए ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है बेटा। मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूं बेटा, या अपने चलो मॉड्यूल के हिसाब से लिखता हूं मैं, है ना, ताकि क्या है, दो अलग अलग बातें नहीं पढ़ने को मिले तुम्हारे को। हालांकि मॉड्यूल में तो बिल्कुल सही वैल्यू ही नहीं लिखी किसी भी चीज की। ठीक है ना, मैं मेरे हिसाब से लिख रहा हूं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 50 है ना, और ये 100, ये मास नंबर है, 50 और 100, ये मैंने मेरे हिसाब से, और ये बीच में 56 ही है, ये 56, ये दिस इज स्पेशल एलिमेंट, ये एग्जैक्ट है ना, ये Fe56 है। क्या है ये? दिस इज एलिमेंट 56, ये Fe56 क्या है ये? Fe56 आयरन 56। ये इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो होती है बेटा, वो होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, है ना, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो Fe56 की जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होती है 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। क्लियर है? मैक्सिमम, इट इज मैक्सिमम। ठीक है, ये मैक्सिमम, इट हैज मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम, यहां पे ब्रैकेट में लिख दो मैक्सिमम, इससे ज्यादा किसी की भी नहीं होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर Fe56। ओके सर, अब देखो, ठीक है, अब ये जो एलिमेंट, जितनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होगी, उतना सब मिलकर टोटल एनर्जी ज्यादा रिलीज करेंगे। हालांकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जिसकी ज्यादा वो स्टेबल, तो बोल दो दीज एलिमेंट आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, दीज जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा ही है ना, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। तो वो रीजन जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा, वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होगा, और दीज आर कंपैरेटिवली लेस स्टेबल, दीज एंड दीज। तो ए ज्यादा होने पर भी स्टेबिलिटी घटती है और ए कम होने पर भी, यानी कि हैवी न्यूक्लियाई की भी स्टेबिलिटी कम है और लाइट की भी। तो बोल दो पहला पॉइंट, यहां पे पहले लिखो, एज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज, says stability of nucleus, stability of nucleus increases। तो जैसे जैसे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीज होगी, वैसे वैसे न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। ये सब मैं पहले समझा चुका हूं आपको, है ना। फर्स्ट, Fe56 has maximum value of बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इक्वल टू 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है? 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हेंस इट इज कौन? Fe50। हेंस इट इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट, इट इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, इसीलिए सबसे ज्यादा मोस्ट स्टेबल एलिमेंट होता है Fe56, इससे ज्यादा स्टेबल। ठीक है, क्यों? क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम। नाउ एलिमेंट हैविंग A लेस देन 50, है ना, एलिमेंट हैविंग A लेस देन 50 आर लेस देन 50 हैज कंपैरेटिवली comparatively less value of binding energy per nucleon. Hence these are less stable। ठीक है, ये फटाफट जुड़ जाते हैं, लेस स्टेबल। एंड टू इंक्रीज, अब क्या करें? टू इंक्रीज स्टेबिलिटी,
टू इंक्रीज स्टेबिलिटी। अब ये स्टेबल होना चाहेंगे तो क्या करेंगे, टूटेंगे नहीं, टूटेंगे तो और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घटेगी। जैसे ये एलिमेंट है, इधर देख रहे हैं लल्ले, 40 वाला टूटेगा तो 20-20 वाले दो बनेंगे तो लेस हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ना। तो ये यहां आना चाहते हैं तो बोल दूं, तो दीज एलिमेंट ये लाइट न्यूक्लियाई बोलते हैं इनको, लाइट न्यूक्लियाई, लाइट न्यूक्लियाई, ठीक है। ये सारे लाइट न्यूक्लियाई इधर आना चाहते हैं, तो ये इस रीजन के जितने भी एलिमेंट है ये सब वहां जाना चाहते हैं, क्लियर है। तो लेस स्टेबल है, वहां जाना चाहते हैं, तो मैं बोल दूं हेंस दीज आर लेस स्टेबल एंड टू इंक्रीज स्टेबिलिटी, है ना। ये यहां पे लिख देना ए लेस देन 50 पे लाइट एलिमेंट लिख दो, है ना। हैविंग ए लेस देन 50 यहां पे लिख दो लाइट एलिमेंट, ठीक है। हैज कंपैरेटिवली लो, ठीक है साहब। तो hence they have to increase stability they will fuse they will fuse to each other, है ना। hence have tendency to stable या लेस स्टेबल एंड हैव टेंडेंसी, सीधा यूं ही कर दो ना, एंड हैव टेंडेंसी ऑफ फ्यूजन, हैव टेंडेंसी ऑफ फ्यूजन, हैव टेंडेंसी ऑफ फ्यूजन टू इंक्रीज their stability, to increase their stability by increasing बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। समझ गए। जैसे ये फ्यूज होंगे, देखो थोड़ा सा यूं लिखो लैंग्वेज, तो दे हैव टेंडेंसी टू फ्यूज, क्यों, क्योंकि फ्यूज होंगे तो जैसे 20 वाला भी 30 वाला 30 से फ्यूज होगा तो 60 वाला बन जाएगा, यहां आ जाएगा, तो कंपैरेटिवली ज्यादा होगी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हैं, क्लियर है। तो जैसे जैसे इस मिड वाले रीजन में, और इनकी टेंडेंसी क्या होगी, फिजन की, क्यों, क्योंकि ये टूटेंगे, ये देखो, क्योंकि ये और जुड़ेंगे, जैसे 110 वाला 110 में जुड़ गया तो और उधर चला गया और लेस स्टेबल हो गया, तो ये सारे लोग इधर आएंगे, ये तो ये टूटने की प्रवृत्ति रखते हैं और ये जुड़ने की, क्लियर है। लेस स्टेबल टू इंक्रीज बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ये हो गया। अब आ जाओ 2 3 पॉइंट, थर्ड पॉइंट एलिमेंट having A greater than 100, है ना। ये मैंने मेरे है ना हैवी एलिमेंट, इनको हैवी एलिमेंट बोलते हैं, हैवी एलिमेंट, ठीक है। A greater than 100 हैवी एलिमेंट, तो एलिमेंट having A greater than 100 हैवी एलिमेंट have tendency, also have less value of binding energy per nucleon, and have tendency of fission reaction, ये fission reaction देते हैं, fission to increase their stability, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट की बात हो गई, Fe56 की मैक्सिमम वैल्यू 8.8 होती है, याद रखना बेटा, ठीक है। और एलिमेंट हैविंग A लेस देन 50 हैज कंपैरेटिवली लेस वैल्यू ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक है, लाइट एलिमेंट बोलते हैं इनको। और ये हेंस दे आर लेस स्टेबल, हैव टेंडेंसी टू फ्यूजन एंड टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी, तो फ्यूजन करते हैं ये और ये फिशन करते हैं, क्यों, क्योंकि इनकी भी लेस है, तो ये लेफ्ट साइड में आना चाहते हैं, ठीक है, टू इंक्रीज देयर स्टेबिलिटी बाय इंक्रीजिंग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ठीक साहब। तो हल्के जुड़ना चाहते हैं, भारी टूटना चाहते हैं और मिड में आना चाहते हैं, Fe56 सबसे मस्त हुआ है, ठीक है। तो दिस इज रफ कर्व, क्या है ये, रफ कर्व। अब थोड़ा सा अपन क्या करते हैं बेटा, इसको एग्जैक्ट कर्व की तरफ, मतलब एग्जैक्ट कर्व में थोड़े तारे सितारे कैसे बने होते हैं वो दिखाता हूं, समझना, है ना। हालांकि अपन वो कर्व नहीं बना पाएंगे, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत वो वाला कर्व होता है उसमें उनको भी नहीं पता है जिसने बनाया एग्जैक्ट, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है बेटा, बीच में छोटी मोटी पीक होती है, ये ऐसे 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 बीच बीच में छोटी मोटी पीक आती रहती है ना, ये
तो अब देखो ये क्या है, तो अगर एग्जैक्ट कर बनाएंगे तो वो थोड़ा सा ऐसा कुछ दिखेगा, है ना। अब ये अपने को ये नहीं पता कब कहां क्या, अब सुनना, अब इसका लॉजिक क्या है वो बता देता हूं मैं, है ना भाई। कहां पे कैसी पीक आएगी, क्यों आएगी, मतलब ये क्यों आ रही है पीक, मतलब उसका लॉजिक बता देता हूं। देखो जो स्टेबिलिटी कर्व होता है, एक और चीज बताता हूं तेरे को जबरदस्त, है ना। ये देख, जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व, क्या बता रहा हूं मैं, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व, ठीक है। जो न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर्व होता है, ठीक है, वो ये देख, ये सब, ये यूं, ठीक है, वो ये, ठीक है। ये n/z का रेशियो क्या है, ये n/z, नॉट z/n, n/z, एंड दिस इज 1.6। ये क्या है 1, ये n/z इक्वल टू 1। तो ये दो लाइन बनाई मैंने, ठीक है। और ये है अपना न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, है ना, स्मॉल n, कैपिटल N। और यहां पे है नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन P, ठीक है। Z लिख दो, एटॉमिक नंबर से लिखते हैं ना उसको, ये। तो ये कर्व है अपना n, ये n वर्सेस Z कर्व, है ना। n, ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इधर है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इधर है, कैपिटल N से न्यूट्रॉन को लिखा और Z से प्रोटॉन को लिखा। ये स्टेबिलिटी करिए, जो सॉलिड लाइन है ये स्टेबिलिटी को शो करती है, डॉटेड लाइन नहीं, ये सॉलिड लाइन। डॉटेड लाइन तो इस बात को शो करती है कि इस लाइन पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल है। तो ये इस लाइन पर प्रोटॉन न्यूट्रॉन का नंबर इक्वल है, और ये शो करती है किसको, इस पेन से बता रहा हूं मैं, ये n/z इज इक्वल टू 1.6, ये। तो इस वाली लाइन पर n/z बराबर 1.6 है, इस वाली लाइन पर n/z बराबर 1 है। ये जो सॉलिड लाइन है, ये दिस सॉलिड लाइन, ये न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का कर्व है। सर कहना क्या चाहते बता देता हूं। फॉर लाइट एलिमेंट, दिस इज फॉर लाइट एलिमेंट, ये छोटे, ये लाइट है ना, दीज आर लाइट एलिमेंट, ठीक है, लाइट एलिमेंट, ठीक है। और दीज आर हैवी एलिमेंट, ये क्या है, हैवी एलिमेंट, ठीक है। तो हैवी एलिमेंट में न्यूट्रॉनों के नंबर ज्यादा होने चाहिए। इसका लॉजिकल रीजन भी बताऊंगा मैं, अभी पढ़ूंगा न्यूक्लियर फोर्स तब। सही बात है, न्यूट्रल पार्टिकल ज्यादा होने चाहिए, प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो वो तो रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और फिर वो न्यूक्लियर फोर्स में ज्यादा बेटर समझा पाऊंगा मैं। हाँ, अब देखो ये वाला जो रीजन है, ये यहां पे मैं बोल दूं n/z इज ग्रेटर देन 1.6। सर क्यों, इस वाले रीजन में, ये इससे ऊपर वाले रीजन में, या सर क्यों, देखो ना, जैसे ये लाइन है तो यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो 1.6 है, जैसे यहाँ आ जाए, या 1.6 है। लेकिन अगर यहाँ चले गए, इस वाले कोई एलिमेंट की बात कर दूं तो न्यूट्रॉन ज्यादा हो गए, यहाँ पे न्यूट्रॉन इज मोर देन, मतलब 1.6 के रेशो से भी ज्यादा हो गए, तो ये न्यूट्रॉन बढ़ेंगे। तो जैसे इस कर्व से ऊपर जाऊंगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं उसी प्रोटॉन पे, और जैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बढ़ रहे हैं तो रेशो 1.6 से बढ़ गया, तो इधर। और यहां आ जाऊंगा मैं, इधर देख, अगर मैं यहां आ जाऊंगा यहां पे, तो मैं बोल दूं यहां पे इससे नीचे, तो मैं बोल दूं न्यूट्रॉन कम हो जाएंगे उसी प्रोटॉन पे, तो रेशो 1.6 से कम हो जाएगा। तो यहां पे n/z का रेशो लेस देन 1.6 है इस वाले रीजन में, और इस वाले रीजन में ग्रेटर है। थोड़ा ध्यान से बेटा, इस सॉलिड कर्व के ऊपर n/z का रेशो ग्रेटर देन 1.6 है, सॉलिड कर्व के नीचे लेस देन 1.6 है, और ये वाली लाइन एग्जैक्टली 1 वाली है। तो 3 4 5 लाइनें बना दी मैंने, ठीक साहब, रीजन बना दिए। अब एक बात बताओ, यहां पर ज्यादा हो गया, लेकिन अगर ये कोई एलिमेंट है, तो वो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करेगा, इस कर्व पे आना चाहेगा, यानी कि वो अपने न्यूट्रॉन को कम और प्रोटॉन को बढ़ाना चाहेगा। तो बोल दो न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा। तो फॉर, है ना, रीजन हैविंग n/z ग्रेटर देन 1.6, है ना, रीजन हैविंग, रीजन ऑफ एलिमेंट having this will try to decrease their neutron, and to increase will try to increase their proton,
देयर प्रोटॉन, यानी कि जेड, देयर प्रोटॉन, यानी कि जेड। तो न्यूट्रॉन कम करना चाहते हैं और प्रोटॉन बढ़ाना चाहते हैं, तो मैं बोल दूं न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट करेंगे। और जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है तो चूंकि रिएक्शन को न्यूट्रल रखने के साथ में क्या निकलता है, प्लस के साथ माइनस, बीटा माइनस। तो बोल दूं ये बीटा माइनस और एंटी न्यूट्रिनो, ये अपन आगे पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी में, है ना, न्यूक्लियर रिएक्शन में। तो मैं बोल दूं ये बीटा माइनस हैव 10, ये बीटा माइनस डी के देते हैं, है ना, ये क्या कहेंगे, शो ये दीज एलिमेंट शो बीटा माइनस डी के, बीटा माइनस डी के। क्यों करते हैं बीटा माइनस डी के, क्योंकि इनका न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है न्यूक्लियस में और स्टेबिलिटी गेन करता है। तो विल ट्राई टू, तो देख, तो रीजन हैविंग ये, ठीक है, विल ट्राई टू इंक्रीज देयर प्रोटॉन टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, एक लाइन और लिखो, टू गेन स्टेबिलिटी, टू गेन स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक है ना। और न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा, साथ में बीटा माइनस बनेगा और एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एलिमेंट सारे जिनमें न्यूट्रॉन ज्यादा है वो अपना न्यूट्रॉन को खत्म करके प्रोटॉन बनाना चाहते हैं, मतलब बीटा माइनस डी के देंगे। और जिनमें न्यूट्रॉन कम है, स्टेबिलिटी कर्व से न्यूट्रॉन कम है, क्योंकि ये लेस देन 1.6 से 1.6 होना चाहता है, तो बोल दूं ये क्या शो करेंगे बेटा, शो बीटा प्लस डी के। सर कैसे, अभी बताता हूं। ये अपना न्यूट्रॉन बढ़ाना चाहते हैं प्रोटॉन खत्म करके, है ना। तो रीजन ऑफ एलिमेंट हैविंग n by z लेस देन 1.6, है ना, n by z लेस देन 1.6, ये ग्रेटर देन लेस देन 1.6, उसी लैंग्वेज में लिखो जो ये लिखा है ना, विल ट्राई टू इंक्रीज their neutron and will try to decrease their proton z। तो प्रोटॉन कम करना चाहेंगे, न्यूट्रॉन बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, प्रोटॉन कम करना चाहेंगे और न्यूट्रॉन बढ़ाना चाहेंगे, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा और साथ में क्या निकलेगा बेटा, बीटा प्लस पॉजिट्रॉन, ठीक है, ये आगे पढ़ेंगे। और न्यूट्रिनो, तो साथ में न्यूट्रिनो। मेरा इंटरेस्ट अभी ये रिएक्शन समझाने में नहीं है, मेरा इंटरेस्ट है बीटा प्लस डी के होगा, समझ गए। तो वो उनकी टेंडेंसी क्या होती है बेटा, बीटा प्लस डी के करने की। तो अभी आप इसमें मत उलझो, ये क्या हुआ, बस आपको ये रिएक्शन बहुत आसान लगेगी जब अपन आगे बढ़ेंगे। तो ये बीटा माइनस डी के देते हैं और ये बीटा प्लस डी के देते हैं। यूं समझ लो बीटा माइनस तब निकलता है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है। तो न्यूट्रॉन टूटता है तो दो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बनता है। तो ये न्यूट्रल था, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव बना, तो प्रोटॉन के साथ हमेशा बीटा माइनस निकला। और यहां पे ये प्रोटॉन टूटा तो चूंकि पहले से प्लस चार्ज था और यहां पे न्यूट्रॉन बना, न्यूट्रल हो गया, तो साथ में एक बीटा प्लस निकलेगा, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिट्रॉन बोलते हैं इसको। इन सब के बारे में मैं अल्फा बीटा गामा डी के में समझाऊंगा। तो ये आप समझ लेना, ये बाद में समझेंगे, बाद में समझ आएगा, थोड़ा समझ में आ गया अपने को कि हाँ यार बीटा प्लस बीटा माइनस क्या होते हैं, ये भी बाद में समझ आएगा। ओके सर। तो ये स्टेबिलिटी कर, तो स्टेबिलिटी कर से ऊपर वाले एलिमेंट स्टेबिलिटी, नीचे वाले भी स्टेबिलिटी कर पे आना चाहते हैं, n by z 1.6 करना चाहते हैं सब अपना। सर समझ में आया, तो क्लियर है। तो अब देखो, अब वो जो ग्राफ है वहां पे उस पे आओ। सर वो तारे सितारे क्या बनाया था आपने, ये देखो। तो इस ग्राफ में तो एग्जैक्ट कर में ऐसे ये पीक्स जो आते हैं, तो क्या मैं बोल दूं, अच्छा अब लाइट एलिमेंट सुनो, लाइट एलिमेंट तो ये तो हो गया स्टेबल। तो लाइट एलिमेंट में n बराबर z होता है, तो n बराबर z होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, है ना, फॉर स्टेबिलिटी। तो लाइट एलिमेंट की स्टेबिलिटी तब होती है जब उनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं, और हेवी एलिमेंट में n ग्रेटर देन z होता है, n ग्रेटर देन z। क्लियर है। तो भारी एलिमेंट में न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं और हल्के एलिमेंट में दोनों इक्वल होते हैं, तो ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके सर, तो यहां आ जाओ। तो क्या मैं बोल दूं, ये जो लाइट एलिमेंट है ये, इनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होंगे। तो देखो ये पता कौन कौन से एलिमेंट हो सके, जैसे ये होगा 2He4, ये तो थोड़ा आगे चला गया, 6C12, तो ये कंपैरेटिवली जो मोर स्टेबल एलिमेंट होंगे 6C12, है ना, 7N14, मतलब मेरे को नहीं पता है कि कौन कितना ज्यादा होता है, लेकिन ये है ना, ये हो जाएगा जैसे 8O16। तो जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल है, दीज आर कंपैरेटिवली मोर स्टेबल। तो जिनमें प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल नहीं है उनके कंपैरिजन में ज्यादा। तो अड़ोस पड़ोस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल नहीं है, तो जिनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल है दीज आर, तो मैं बोल दूं ये सब ये सारे एलिमेंट, ये ऐसे 2He4 भी आएगा कहीं, ये 2He4 है ना, ये दीज आर कंपैरेटिवली ये n बराबर z वाले एलिमेंट हो गए,
ठीक है, तो ये लॉजिक है। तो ये जो पीक बन रहे हैं ना छोटे छोटे, तो ये देखा गया नेचर में ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एग्जिस्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है दूसरों से। क्यों? न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल है। तो स्टेबिलिटी कर्व हमें बताता है कि न्यूट्रॉन, लाइट एलिमेंट में न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होने चाहिए अगर स्टेबिलिटी के लिए, और हैवी में इक्वल वाले नहीं। अब देखो जो हैवी एलिमेंट है उनमें ये देखो, ये जो हैवी एलिमेंट है इनमें जो कंपेयर ये पीक आएगी ना, ये बीच बीच में, इनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन इक्वल नहीं होंगे। क्या होंगे? n/z 1.6 आएगा। अब वो मैं लिख नहीं पाऊंगा, n/z 1.6 आएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए लेता हूं, कोई एलिमेंट है मान लो, है ना, ये x है मान लो, है ना, और ये 100 है, मतलब 110 है, ठीक है, तो 1.6, तो 100 था तो 160 होता ना, 150 ले लो, x है 150, ठीक है, 1.6 160 80 240, ये हो गया। क्या कर रहे हो सर यार आप? अच्छा ये तो मास नंबर की तो कर रहे हैं। हाँ तो ये लो, जैसे ये हो गया x, ठीक है, तो ये हो गया 150, है ना, इसका मास नंबर 150 हो गया, तो 1.6 टाइम्स है ना, सौ 160 260 ना का आधा 130 कर, ये जैसे हो गया 130, है ना, और ये 50। अब देख तो ये 1.6 आ गया। तो जिन एलिमेंट में देखो इसमें न्यूट्रॉन कितना गया 80, अरे 130 माइनस 80 और प्रोटॉन 50, तो 80 बचता 50 कर तो 1.6 आ रहा है। तो जिनका रेशियो 1.6 बैठ रहा होगा वो स्टेबल। तो लोगों ने देखा कौन कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल है और फिर इनका हिसाब किताब बनाया, तो ये हिसाब किताब बना, ये वाला इस ग्राफ जैसा हिसाब किताब बना। तो सर हमें समझ में आ गया, क्लियर है क्या बेटा जी? अच्छा अगर मैं बोल दूं, सुनना, अगर मैं बोलूं तेरे को, देख दिमाग लगाना हो, अगर मैं बोलूं कि जैसे इसके पड़ोस वाला, ये तो ये हो गया, इसके पड़ोस वाला एलिमेंट है ना, जिसमें या इसके जस्ट पास वाला एलिमेंट जिसमें ये है हिसाब किताब, ये ठीक है ना, 131, तो मैं बोल दूं इसमें प्रोटॉन तो 50 है, न्यूट्रॉन 81 है, और रेशो देखा मैंने तो ये आ गया कितना 1.6 से ज्यादा, 6 से ज्यादा, तो बोल दूं इट इज ग्रेटर देन 1.6। तो न्यूटन आ गए कितने 81 डिवाइड बाय 50 इज ग्रेटर देन 1.6। तो क्या मैं बोल दूं ये बीटा माइनस डी के शो करेगा, ये देख, क्योंकि ये इस रीजन में आ गया, ये इस रीजन में ग्रेटर देन, ये एलिमेंट यहां गया ग्रेटर देन वाले रीजन में, तो ये बीटा माइनस डी के शो करेगा। ये क्या करेगा? अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करा लेगा। क्या करेगा? अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करा लेगा, अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट करा लेगा। ये हालांकि ये देखिए क्या है, ये अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में कन्वर्ट कराने की वो टेंडेंसी रखता है। हालांकि सब छोड़ो, क्लियर है क्या सर? थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया हमारे को। तो लाइट एलिमेंट चाहते हैं हमारे n बराबर z और वो उसी टाइप से काम करते हैं, ठीक है। इसीलिए C देखो कार्बन के आइसोटोप होते हैं 6C12, 6C13, 6C14, सबसे ज्यादा स्टेबल 6C12 होता है, याद है 6C। ये देख तेरे को मैं बताता हूं, अभी आगे पढ़ेंगे अपन खूब सारी चीजें, उसमें देखना। पता है 6C14 कार्बन का एक आइसोटोप है, पता है वो क्या करता है? बीटा। बताओ क्या चाहेगा वो? तो मैं बोल दूं देखो इसके अंदर अभी क्या ज्यादा है, बता 6C14 में क्या ज्यादा है? मैं बोल दूं 8 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन है, तो बोल दूं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन प्रोटॉन, प्रोटॉनों से न्यूट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो ये चाहेगा न्यूट्रॉन कम और प्रोटॉन बढ़े। जैसे दो का डिफरेंस है, तो एक न्यूट्रॉन कम हो जाए और एक प्रोटॉन बढ़ जाए तो मजा आ जाएगा। तो वो वही काम करता, पता ही है 7 8 14, तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब एग्जिस्ट मतलब ये रहना ही नहीं चाहता, स्टेबल ही नहीं होता, तो ये बन जाता है। तो C14 इज एन अनस्टेबल एलिमेंट और ये N14 में बदल जाता है। कैसे? तो ये अपने न्यूट्रॉन को प्रोटॉन में तोड़ देता है अंदर न्यूक्लियस के अंदर और बीटा माइनस बना देता है साथ में। तो बोल दूं ये बीटा माइनस डी क्या करेगा और एक गामा रे निकलेगी, सॉरी एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। ये तो तेरे समझ में आई होगी। तो C14 क्यों लेस स्टेबल है समझ में आ गई? क्योंकि ये लाइट एलिमेंट है, इसका मास नंबर 14 बहुत कम होता है। तो लाइट एलिमेंट में n बराबर z चाहिए मुझे, क्लियर है? n बराबर z चाहिए, n बराबर z चाहिए। ओके सर, समझ में आ गई सर। तो सर ये था, आनंद आ गया हमारे को? बिल्कुल बेटा, आनंद आने वाली बात है। तो स्टेबिलिटी कर, क्लियर है बेटा? तो सर ये तो मजा आ गया। तो ये सारी बात किसकी हो गई बेटा? अपने
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस कर की। लाइट जुड़ना चाहते हैं, हेवी टूटना चाहते हैं। जुड़ने की प्रक्रिया को, दो लाइट है न्यूक्लियाई के जुड़ने की प्रक्रिया को फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं, और हेवी के टूटने की प्रक्रिया को फिजन रिएक्शन बोलते हैं। फिजन रिएक्शन दो टाइप की, कंट्रोल और अनकंट्रोल होती है। इन सब की बातें अपन चेन रिएक्शन बाद में करेंगे। मेरा इंटरेस्ट अभी ये समझाना है ही नहीं तेरे को। मेरा इंटरेस्ट तो अभी ये समझाना है कि कैसे कैसे ये और ये कैसे बने। तो पहले हमने रफ कर्व बनाया, उसके बाद थोड़ा थोड़ा हमारे को लॉजिक समझ में आया कि क्या होता है स्टेबिलिटी कर्व, क्या होता है। तो हमारे पास थोड़ी और जानकारी आ गई। और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, ये Fe56 इज मोस्ट स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, इस कर्व को बेटा ये थोड़ा थोड़ा हटा के सही कर लेना। ये लाइन है ना, थोड़ा साफ सुथरा एक कर्व बना दो। तो सर न्यूक्लियर्स की स्टेबिलिटी हमारे समझ में आ गई, क्लियर है। न्यूमेरिकल हमारे समझ में आ गए, ठीक है। चलो बेटा, हाँ बेटा, अब इसको लिख लेते हैं अपन, ठीक है ना। ये जो अपन ने करा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी कर, इसकी अपन थोड़ा सा लिख के इसको समराइज कर देते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो उसी हिसाब से लिखते हैं जैसा मॉड्यूल में लिखा था कि तुम कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है ना। अब देखो, तो उसमें जो सॉलिड लाइन थी, सॉलिड लाइन किसको, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स, लाइन रिप्रेजेंट्स, सॉलिड लाइन रिप्रेजेंट्स स्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है। तो ये जो सॉलिड लाइन है ना, वो स्टेबल न्यूक्लियाई को रिप्रेजेंट करती है, ये ठीक है। फॉर लाइट एलिमेंट है ना, और लाइट एलिमेंट के लिए क्या होगा, फॉर लाइट स्टेबल न्यूक्लियाई, फॉर लाइट स्टेबल न्यूक्लियाई, स्टेबल न्यूक्लियाई। बोलो क्या होगा, एन वुड बी इक्वल टू जेड, एन इक्वल टू जेड होना चाहिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और समझ गया ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विल बी इक्वल फॉर लाइट स्टेबल न्यूक्लियाई है। फॉर हैवी है ना, दिस वही लैंग्वेज, दिस एन बाई जेड रेशो इंक्रीजेज है ना, फॉर हेवियर न्यूक्लियाई, फॉर हेवियर न्यूक्लियाई है ना। दिस एन बाई जेड रेशो इंक्रीजेज फॉर हेवियर न्यूक्लियाई, फॉर देयर स्टेबिलिटी, फॉर देयर है ना, फॉर हेवियर स्टेबल न्यूक्लियाई, फॉर हेवियर स्टेबल न्यूक्लियाई कर दो, स्टेबल न्यूक्लियाई। तो जो हेवी स्टेबल न्यूक्लियाई होता है उनकी एन बाई जेड का रेशो बढ़ता है ना, एंड बिकम्स अबाउट 1.6 है ना, और बढ़ते बढ़ते 1.6 के करीब हो जाता है। ओके सर, है ना। अब द न्यूक्लियाई लेफ्ट ऑफ लेफ्ट ऑफ स्टेबिलिटी कर्व, ये कौन से हुआ बेटा, मैंने सब समझा दिया था तेरे को, है ना। लैंग्वेज वही लिखा रहा हूं जो मॉड्यूल में लिखी है। ये लेफ्ट ऑफ ये वाले, तो ये बीटा माइनस डी के शो करेंगे क्योंकि इनका एन बाई जेड का रेशो ज्यादा होगा। कर्व विल शो, या यूं लिख दो, शोज बीटा माइनस डी के, बिकॉज क्यों करते हैं, बिकॉज दे हैव एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है ना, उनमें एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, थोड़े ज्यादा हो गए, तभी तो 1.6 से ऊपर हो गया, कर्व ऊपर चला गया, लेफ्ट में चला गया, ठीक है। तो न्यूट्रॉन ज्यादा हो गया तो वो न्यूट्रॉन को कम करेंगे, कैसे, तो बीटा माइनस डी के करके, ठीक है। अब इसको वहां पे आगे देखेंगे, और मैंने वैसे दिखा भी दिया था, है ना। एंड न्यूक्लियाई इन राइट साइड, है ना, ये तो लेफ्ट वाला हो गया, ठीक है। विल शो बीटा माइनस डी के, दे विल, बिकॉज दे हैव एक्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, एंड विल फॉलो या चल छोड़ा, अभी इतनी ज्यादा फिर वो लिखा दिया मैंने पीछे, है ना। द न्यूक्लियाई राइट टू स्टेबिलिटी कर्व विल शो बीटा प्लस डी के, है ना, बिकॉज दे हैव एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो इनके पास एक्सेस नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन जेड। तो जो लेफ्ट में उनके पास न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं और जो राइट में उनके पास प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, वो अपने प्रोटॉन को कम करना चाहते हैं या अपने न्यूट्रॉन को कम करना चाहते हैं। जो न्यूट्रॉन कम करेगा वो बीटा माइनस डी के देगा, और जो प्रोटॉन कम करना चाहेगा वो बीटा प्लस डी के देगा। कैसे, ये बता दिया मैंने। और ये चीजें और ज्यादा कहां पढ़ेंगे अपन,
जब रेडियो एक्टिविटी पढ़ेंगे। सर समझ में आ गया। अब आ जाओ बेटा न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। अब देखो, अब हमारे दिमाग में एक बात आई, साइंटिस्ट लोगों के दिमाग में एक बात आई कि यार अपन जब न्यूक्लियस बनाते हैं तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन को लाके बनाते हैं, मर्ज करते हैं। जैसे मैंने हीलियम न्यूक्लियाई भी बनाया तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो इसके अंदर 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन है, तो ये दोनों प्रोटॉन एक दूसरे को धक्का देके भगाएंगे और ये तो टूट टाट के बिखर जाएगा न्यूक्लियाई। तो बोथ प्रोटॉन विल रिपेल ईच अदर, तो ये तो भाग जाने चाहिए, ये पास में है कैसे? तो लोगों को यही समझ में नहीं 2 न्यूट्रॉन पास में कैसे एग्जिस्ट कर सकते हैं, कैसे रह सकते हैं? तो क्योंकि आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो ये एक दूसरे को रिपेल करने चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या आई कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है लेकिन प्रोटॉन कैसे रह सकते हैं? तो एक फोर्स का आपको पता है, देयर आर 4 नेचुरल फोर्स, वीक, स्ट्रॉन्ग, न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो अपन बात कर रहे हैं न्यूक्लियर फोर्स की, तो देयर आर न्यूक्लियर फोर्स। तो अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स। तो अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। तो जन्म हुआ न्यूक्लियर फोर्स का। तो न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? तो नाम से पता पड़ रहा है इट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस ओनली या एट न्यूक्लियर डिस्टेंसेस ओनली। तो न्यूक्लियर फोर्स इज एप्लीकेबल एट न्यूक्लियर डिस्टेंसेस। सर क्या होती है न्यूक्लियर डिस्टेंसेस? 1 फर्मी या उसके आसपास। हालांकि ये अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है थोड़ा सा, क्योंकि देखो मॉडर्न फिजिक्स में कुछ भी एग्जैक्ट नहीं है बेटा, है ना, ये सब स्टडीज चली रही। तो न्यूक्लियर डिस्टेंसेस मतलब फर्मी की टर्म में जो डिस्टेंस होगी वहीं लगेगा, क्लियर है? मतलब ये शॉर्ट रेंज फोर्स है। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आर लॉन्ग रेंज फोर्स, वो इनफाइनाइट तक लगते हैं, बहुत दूर तक भी लगते हैं, है ना, छोटी से छोटी डिस्टेंस से लेके बड़ी से बड़ी तक लगते हैं। और इन दो उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मासेस के बीच में इंटरेक्शन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अट्रैक्शन का भी हो सकता है, रिपल्शन का भी हो सकता है। अट्रैक्शन का तब जब अपोजिट चार्ज हो और रिपल्शन का तब जब लाइक चार्ज हो। ये सारी बातें हमारे को पता है। न्यूक्लियर फोर्स में क्या होता है बेटा? इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ये ज्यादा दूरी तक नहीं लग सकता है लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, लेकिन इसमें दम बहुत होता है। ये लगभग 10⁴ न्यूटन के आसपास लगता है, तो इसमें दम बहुत होता है, दम बहुत होता है, वेरिएबल होता है, वेरी करता है, ऐसा फिक्स वैल्यू नहीं है, दम बहुत होता है लेकिन शॉर्ट रेंज है। एक ड्रॉबैक है, कम दूरी तक लगता है। ऐसा नहीं आपने बहुत दूर ले जाके अगर मान लो 2 न्यूक्लियस रख दिया तो फोर्स लगेगा, नहीं, न्यूक्लियर फर्मी की डिस्टेंस में ही लगेगा। आपने 1 मीटर पे रख दिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। इनफैक्ट आपने एक एंगस्ट्रॉम की दूरी पे भी रख दिया 2 न्यूक्लियन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, एक फर्मी, सॉरी एक एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 तो भी नहीं लगेगा। क्लियर है क्या? क्योंकि ये दूरी बहुत ज्यादा होगी। 1 एंगस्ट्रॉम इज 10 लाख टाइम्स मोर देन 1 फर्मी, तो नहीं लगेगा। तो बड़ी दूरियों पे नहीं लगता, न्यूक्लियर डिस्टेंसेस पे ही लगता है। तो मैं बोलता हूं इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। इस बात को समझ लो, भगवान ने मेरे को ताकत तो बहुत दी जबरदस्त, लेकिन मेरा हाथ छोटा रख दिया। पोलियो की दवा नहीं पी मैंने बचपन में, इतना सा हाथ है, तो मैं लपड़ तो बहुत तेज मार सकता हूं लेकिन यहीं तक मार सकता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स में दम तो कम है लेकिन कहीं पे भी जाके लपड़ मार के आ सकता है, उसका हाथ लंबा हो जाता है, जैसे आता है बिग बिग। हाँ चलो, तो इट इज है ना। अच्छा अभी और बात, इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। तो न्यूक्लियर इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है ना, अप टू फर्मी डिस्टेंस, एप्लीकेबल अप टू फर्मी डिस्टेंसेस। फर्मी है ना, फेम्टोमीटर भी बोलते हैं फर्मी डिस्टेंसेस, है ना। न्यूक्लियर मतलब ये इनको न्यूक्लियर डिस्टेंसेस, न्यूक्लियर, ठीक है, समझ जाना। तो इट इज एप्लीकेबल ओनली इन न्यूक्लियस, यूं भी बोल सकता हूं मैं, ठीक है। इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना। तो 3, किसी किताब में लिखा होता 3 फर्मी तक लगता, 0.5 से 3 फर्मी तक, किसी में लिखा 5 फर्मी, तो अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा होता है, इसलिए अपन इसमें बहस नहीं करेंगे। शॉर्ट रेंज फोर्स है, काम की बात है, शॉर्ट रेंज फोर्स, है ना। इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इससे ताकत, इट इज जब लगेगा तो बहुत तगड़ा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इससे तगड़ा कोई नहीं, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ठीक है। थर्ड, डजंट डिपेंड अपॉन इट, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, है ना, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। भैया कोई चार्ज पर डिपेंड ही नहीं करता, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक तो चार्ज पर डिपेंड करता है कि चार्ज की वैल्यू क्या है और साइन क्या है। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज कोई मतलब नहीं है, ना साइन से मतलब है ना वैल्यू से मतलब, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, है ना। फोर्थ, इट इज
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, फॉर ए पर्टिकुलर रेंज, फॉर ए पर्टिकुलर रेंज, रेंज ऑफ डिस्टेंस, पर्टिकुलर रेंज ऑफ रेंज। देखो ये मैंने पर्टिकुलर रेंज को लिखा, भी और समझाऊंगा। तो इट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो बहुत ज्यादा करीब जब होते हैं दो न्यूक्लियस तो अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, तभी तो दो प्रोटॉन, सुनो, तभी तो फॉर ए पर्टिकुलर डिस्टेंस, समझना, तभी तो दो प्रोटोनों को मैंने बहुत करीब रखा, जैसे फॉर एग्जांपल हाफ फर्मी पे रखा, समझना, हाफ फर्मी पे, 0.5 फर्मी पे, तो मैं बोल दूं इनमें रिपल्शन बड़ा जबरदस्त लगेगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन की ताकत भी बढ़ जाएगी, डिस्टेंस बहुत कम है, तो इनमें रिपल्शन लग रहा बहुत तगड़ा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। इफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, आपको पता है लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन एक अट्रैक्शन का फोर्स भी लगेगा, देखो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, ये किससे, न्यूक्लियर फोर्स से, तो यहां पे न्यूक्लियर फोर्स भी लगेगा, न्यूक्लियर, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और एक रिपल्शन भी लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्शन का लग रहा है, क्यों, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम है, तो पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो हर समय अट्रैक्शन का नहीं लगता है, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर रेंज में अट्रैक्शन का लगता है। वो रेंज क्या होती है अभी थोड़ा सा देखेंगे रफली, ठीक है। और चूंकि ये ताकतवर है और ये भी बढ़ गया करीब आने से, तो ऐसी जगह एडजस्टमेंट होगा जहां नेट फोर्स 0 हो जाए, तो ये जाके ऐसी जगह एडजस्ट होंगे जहां नेट फोर्स 0 हो जाए, ठीक है। तो समझ में आ गई सर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो ऑलवेज लगेगा न्यूक्लियस के अंदर, मतलब प्रोटॉन प्रोटॉन रिपेल तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक अट्रैक्ट भी करेंगे वाया न्यूक्लियर, ड्यू टू न्यूक्लियर फोर्स। और तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का रीजन समझ में आया, तो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी का रीजन है न्यूक्लियर फोर्स, तो इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, है ना। तो मैं लिख दूं एफ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन, है ना। ये न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स की बात कर रहा हूं, नेट की नहीं, ये विल बी इक्वल, है ना, फॉर ए फिक्स डिस्टेंस, फॉर ए फिक्स डिस्टेंस, फॉर ए फिक्स डिस्टेंस। ध्यान रखना डिस्टेंस सेम होनी चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, तो फॉर ए फिक्स डिस्टेंस दिस वुड बी इक्वल, है ना। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, न्यूक्लियर की बात कर रहा हूं, न्यूक्लियर, ठीक है। तो न्यूक्लियर फोर्स तो इक्वल होगा, ठीक है। तो अभी न्यूक्लियर की बात कर रहे हैं, चलो आ जाओ आगे। तो एग्जाम्पल कितने कर दिया था बेटा अपन ने, तो सर न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी तो आपने बता दी, थोड़ा क्वेश्चनों से क्लियर करते हैं उसको, है ना। क्वेश्चन कितने कर चुके थे अपन, क्या है रे, आवे ना 13, ठीक है 13। अब आ जाओ एग्जाम्पल 14। इफ अच्छा पहले थोड़ा सा और फोर्स को समझते। अब देखो इसका जो फोर्स का ग्राफ होता है बेटा, है ना, न्यूक्लियर फोर्स का शॉर्ट रेंज, अब इतना एनर्जी कर बता, पोटेंशियल एनर्जी कर, पोटेंशियल एनर्जी कर, है ना, न्यूक्लियस की पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस आर कर्व। अब देखो ये एग्जैक्ट नहीं है, ये इस टाइप का कर्व होता है पोटेंशियल एनर्जी, ये 1 फर्मी के आसपास पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है ये, और आपको पता है ये देखो स्लोप खींचो तो नेट फोर्स भी 0 आ गया, ये नेट फोर्स के हिसाब से बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रो न्यूक्लियर जो भी लग रहे लगने दो, तो पोटेंशियल एनर्जी ये 1 फर्मी के आसपास, है ना, ये होती है मिनिमम, ये यू मिनिमम, वैल्यू नहीं लिखनी अपने को, और इधर जाने पे भी बढ़ती है, इधर जाने पे भी बढ़ती है। और देखो ये 1 फर्मी, 3-4 फर्मी, किताबों में किसी में 3 लिखा होता, किसी में 4, 3-4 फर्मी के बाद ये पोटेंशियल एनर्जी लगभग 0 ही हो जाती है, ठीक है, चेंज नहीं हो रही है, और पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही, तो मैं बोल दूं फोर्स भी 0 होगा, एफ बराबर डी यू बाई डी एक्स, एफ बराबर माइनस डी यू बाई डी एक्स, तो बोल दो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, और तो मैं बोल दूं 0 आ जाएगा, तो एफ बराबर 0 आ जाएगा, क्यों, तो नेट फोर्स 0 हो जाएगा। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी फर्मी से, तो वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होती जाएगी, और फाइनली कांस्टेंट हो जाएगी 0 के करीब, और पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट हो गई, तो मैं बोल दूं नेट फोर्स भी 0 हो जाएगा, तो मैं बोल दूं न्यूक्लियस के बीच में फोर्स खत्म हो जाता है। तो 3 फर्मी तक फोर्स लगता है, 3 फर्मी के आसपास, किसी में 3 किसी में 5, ये डिस्टेंस अलग अलग लिखी होती है, कोई फिक्स नहीं है, रटो मत, ठीक है। और ये इधर, और जितना करीब लाते हैं तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन लगने लग जाता है। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात को समझना, आप पहले इनफाइनाइट से 2 न्यूक्लियंस को करीब लाए, मैं प्रोटॉन ही ले रहा हूं, 2 प्रोटॉन को करीब लाए, या चलो 2 न्यूट्रॉन ले लो, 2 न्यूट्रॉन को करीब लाए, तो लाते रहे, तो पहले पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं हुई, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो लग ही नहीं रहा है, और लग भी रहा तो नेग्लिजिबल लग रहा है, मैं तो कह रहा हूं 2 प्रोटॉन भी तो नेग्लिजिबल लग रहा है ना, और रिपल्शन का लग रहा है 2 प्रोटॉनों के बीच में, तो मैंने मेहनत करी,
तो या तो प्रोटॉन प्रोटॉन होंगे, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन होंगे, या न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन। मैं करीब लाऊंगा तो तभी तक तो कोई वर्क डन नहीं करा। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स नेग्लिजिबल है और इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियर डोमिनेट करेगा। 3 फर्मी के अंदर आऊंगा मैं, तो मैं बोल दूं पहले न्यूक्लियर फोर्स रिपल्शन का लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा? रिपल्शन का। तभी तो मुझे पास आने में मेहनत करनी पड़ी। अरे बोलो, ठीक है। 3 फर्मी के अंदर, सॉरी 3 फर्मी के अंदर अट्रैक्शन का लग रहा है, तो मैं बोल दूं 3 फर्मी से अंदर इस रेंज में अट्रैक्शन का फोर्स है, तो 3 फर्मी के अंदर वो खुद ला रहा है, तो मैं बोल दूं खुद एक दूसरे को खींच रहे, जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो खुद एक दूसरे का वर्क डन बाय द न्यूक्लियर फोर्स हो गया। तो इस रीजन में वर्क डन बाय द न्यूक्लियर फोर्स, बाय द न्यूक्लियर फोर्स, तो वर्क डन बाय द न्यूक्लियर फोर्स होगा इस रेंज में, इसमें। और वर्क डन बाय द न्यूक्लियर फोर्स है, तो मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, तो यू डिक्रीज होगी, क्योंकि वो वर्क कर रहा है तो एनर्जी देगा तो उसकी डिक्रीज होगी। तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होते होते नेगेटिव हो गई, ठीक है। ये यहां पे देखो, तो इस रीजन में वर्क डन हो रहा है, क्लियर है, डिक्रीज हो गई। उसके बाद वापस इंक्रीज होने लग गई पोटेंशियल, और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी मतलब उसके अगेंस्ट वर्क होगा, क्लियर है। तो ज्यादा करीब समझ गए, यहां तक तो वर्क डन बाय द फोर्स है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी। इसके बाद इधर यार क्या बात है, मैं वापस देख यार सारी बात। एक तो क्या है, फोर्स और इनके दोनों के कर्व एक जैसे होते हैं ना, तो बोलने में गलती हो जाती। इधर देख, मैं इनफाइनाइट से, अभी न्यूक्लियर फोर्स के बाद इनफाइनाइट से इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पहले कुछ नहीं लग रहा था, न्यूक्लियर फोर्स 3 फर्मी तक कुछ भी नहीं लग रहा था। अपन 3 लेके चलते, छोड़ो 3 फर्मी तक कुछ भी नहीं लग रहा था, तो कोई वर्क डन नहीं हुआ, न करा ना अगेंस्ट हुआ, ठीक साहब। तो पोटेंशियल एनर्जी 0 की 0। फिर जैसे ही आया 3 फर्मी के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगने लगा, तो उन्होंने एक दूसरे को खींचा पास में, तो मैं बोल दूं वर्क डन बाय द न्यूक्लियर फोर्स है, वर्क डन बाय द न्यूक्लियर फोर्स है। और जब याद है कोई भी फोर्स वर्क करता था एनर्जी देता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होने लग गई, ये देख कम हो गई। तो यहां तक पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। थोड़ा आप इसको डार्क करके समझ, तो ये मैं बोल दूं पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, ये देख। ये क्यों घटी समझ में आ रही है? क्योंकि वर्क डन बाय द न्यूक्लियर फोर्स है। क्या है? W बाय द न्यूक्लियर फोर्स, बाय द न्यूक्लियर फोर्स, ये ठीक है। तो यहां तक पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया? घटती रही। हाँ, उसके बाद क्या होगा बेटा? अच्छा, ये घटती रही, फिर बढ़ने लग गई। बढ़ने का मतलब क्या? उसके अगेंस्ट होने लग गया। तो 1 फर्मी से और करीब आने पर रिपल्शन का फोर्स लगता है यहां है ना। तो यहां अट्रैक्शन का फोर्स है, F अट्रैक्शन का है, अट्रैक्शन, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी घटी। उन्होंने खुद ने एक दूसरे को अट्रैक्ट करा। यहां पे है F रिपल्शन का, रिपल्शन है ना, तभी तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग गई, क्योंकि ये रिपेल कर रहे थे और अपन जबरदस्ती इनको पास ला रहे थे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी बढ़ने लग गई। तो 1 फर्मी के करीब आने पर ये एक दूसरे को रिपेल करने लग जाते हैं। अगर नहीं करते तो मर्ज नहीं हो जाता पूरे, ये कोलैप्स नहीं कर जाता न्यूक्लियस। बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो स्टेबिलिटी ऐसे समझ में आती है। तो दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस यू कर्व, ठीक है। यहां पे फोर्स 0 हो गया, सॉरी यहां पहले अट्रैक्शन का लगा, फिर रिपल्शन का लगा, यहां आके नेट फोर्स 0 हो गया। यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक और वो दोनों फोर्स इक्वल हो गए। ये नेट का था फोर्स है ना, तो यहां पे मैं बोल दूं, यहां पे F न्यूक्लियर, F इलेक्ट्रो इज इक्वल टू F न्यूक्लियर, है ना। ये तो F नेट 0 है ना, F नेट 0, ठीक है। du by dx से भी कर सकते हैं आप। स्लोप देखो, यहां पे स्लोप पॉजिटिव आ रही है। स्लोप पॉजिटिव मतलब क्या हो गया? du by dx पॉजिटिव, और एक माइनस बाहर होता तो ये नेगेटिव फोर्स है। और अट्रैक्शन को नेगेटिव बोलते क्योंकि r के उल्टा फोर्स लगता है। और यहां पे स्लोप 180 से बड़ा एंगल आएगा तो स्लोप नेगेटिव आएगी, और एक बाहर माइनस होता तो नेगेटिव पॉजिटिव। अरे देखो ना, F बराबर माइनस du by dx होता है ना बेटा। तो ये स्लोप, इसकी स्लोप नेगेटिव, तो ये नेगेटिव आया स्लोप इसकी, और एक माइनस बाहर है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा फोर्स। F बराबर पॉजिटिव, अट्रैक्शन रिपल्शन का फोर्स पॉजिटिव मतलब r की डायरेक्शन में, और तुम ला उल्टा रहे हो तो फोर्स ऑफ रिपल्शन है यहाँ। तो यहाँ रिपल्शन का फोर्स है, यहाँ अट्रैक्शन का फोर्स है। सर समझ में आ गई? तो ये ठीक है बेटा। अगले टर्न पे इसको क्वेश्चन करके और इसको खत्म करेंगे, तो ये हो गया। हाँ बेटा, अपन ने न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे। अपन न्यूक्लियर फिजिक्स अपन ने लगभग कंप्लीट कर ली थी। अपन ने मास डिफेक्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखी थी, ग्राफ देखा था, स्टेबिलिटी कर्व देखा था, n/z वाला वर्सेस a का कर्व n वर्सेस z का कर्व देखा था, n/z के रेशियो देखे थे, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स देखे थे, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 13 तक हो गए थे शायद अपने, है ना। एग्जाम्पल 14 देखना कहाँ तक हुई सीक्वेंस, ठीक है। अब अपन थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं कि अगर मान लो जैसे 2 प्रोटॉन है अपन ने, है ना, बहुत ज्यादा 2 प्रोटॉन है ना, और ये अपन ने 1 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस पे रखे थे, ठीक है। तो these proton will move
A towards each other, B away from each other, away from each other, C will remain at their position, will remain at their position, D can't say. बोलो। अब देखो बेटा, इस पे एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लग रहा होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ये है ना, ये येलो वाला सॉल्यूशन का पार्ट है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। तो देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन और एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा, एफ न्यूक्लियर, ठीक है। बट ये एफ न्यूक्लियर लग नहीं रहा होगा, क्यों? क्योंकि एप्लीकेबल ओनली फॉर, है ना, अब वो याद है 1 फर्मी 3 फर्मी 5 फर्मी, वो अपने को पता नहीं होता है ना, एप्लीकेबल ओनली फॉर फर्मी डिस्टेंसेस। तो मैं बोल दूं फेम्टोमीटर फर्मी डिस्टेंसेस, तो ये तो सिर्फ फर्मी डिस्टेंसेस तक ही एप्लीकेबल होता है, ठीक है ना। तो अभी तो वो लग नहीं रहा होगा डिस्टेंसेस, तो ये नहीं लग रहा होगा, तो मैं बोल दूं दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो अवे फ्रॉम ईच अदर, तो ये एक दूसरे से दूर जाएंगे, पास नहीं आएंगे, क्लियर है। तो दीज टू प्रोटॉन विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। हाँ, अगर ये फर्मी की टर्म्स में होती डिस्टेंसेस तो फिर कहानी अलग होती। वो सर आपने क्यों नहीं दी? वो मैंने इसलिए नहीं दी क्योंकि उसके लिए कोई एग्जैक्ट डेटास नहीं है, कोई क्या बोलता है कोई क्या बोलता है, ठीक है ना। तो अभी अपन वो वाली बात नहीं करेंगे जिसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाओ। देखो बेटा, ये रखे प्रोटॉन प्रोटॉन, ठीक है ना, और ये स्क्वायर पे है ना, ये न्यूट्रॉन। तो अगर मैं बात करूं, ये हो गया फोर्स प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, न्यूक्लियर फोर्स, है ना, ये हो गया प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच का न्यूक्लियर फोर्स, ये F1, ये FPP, ये FPN एंड दिस FNN, है ना। मैं ये बात कर रहा हूं, ये है स्क्वायर, ये ठीक है, ऑफ साइड है, ठीक है। इफ FPP, FPN and FNN are nuclear force, not force, are nuclear। देखो साफ लिखा न्यूक्लियर फोर्स एक्टिंग बिटवीन प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन रेस्पेक्टिवली। देन अब सुनना, देखो बच्चा क्या क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता, इसमें खूब मिस्टेक करता है। जैसे यहां पे भी अगर मैं बताओ, यहां अगर मैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन कर देता तो, या न्यूट्रॉन कर देता तो अगर मैं यहां पे प्रोटॉन न्यूट्रॉन या दोनों न्यूट्रॉन कर देता, तो मैं बोल दूं उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी नहीं लग रहा होता। क्यों? क्योंकि चार्ज पे डिपेंड करता, और एक भी न्यूट्रल हो जाता तो नेट फोर्स 0 हो जाता, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 0 हो जाता, तब आता विल रिमेन एट देयर पोजीशन, तो आंसर आता सी। क्लियर है? अरे बोलो बेटा। तो अभी अपन सिर्फ क्या बात कर रही है? अच्छा सर पास आते, हाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता, लेकिन अभी अपन इनकी कंपैरिजन में उसकी बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो अभी अपन दो फोर्स पे सोच रहे हैं, इलेक्ट्रो एंड न्यूक्लियर, ठीक है। ग्रेविटी तो बहुत नेग्लिजिबल, क्योंकि इनके मास आप यूं समझ लो मच्छर मास है ना। वी आर नॉट कंसीडरिंग ग्रेविटेशनल फोर्स हियर। क्यों? और कंसीडर करोगे तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, ठीक सा। अब आ जाओ, तो यहां पे देखो अब बेटा, है ना, देन ए ऑप्शन एफ पी पी इज लेस देन एफ पी एन इज इक्वल टू एफ एन एन, है ना। ये बी एफ पी पी इज ग्रेटर देन एफ पी एन इज इक्वल टू एफ एन एन, सी एफ पी पी इज इक्वल टू एफ पी एन इज इक्वल टू एफ एन एन, डी एफ पी पी इज लेस देन एफ पी एन इज लेस देन एफ एन एन। ये चार ऑप्शन है बेटा। अब बताओ आंसर क्या होगा? तो
तो अब बच्चा क्या होता है, कई किताबों में ये आंसर दिया होता है, मेरे को आके बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं कि सर कहीं तो ए दिया है और कहीं सी दिया है, तो सर अलग अलग क्यों दिया? नहीं बेटा, आपके क्वेश्चन पढ़ने में मिस्टेक है। यहाँ न्यूक्लियर फोर्स दिया इनको, इन तीनों फोर्स को दिया न्यूक्लियर फोर्स, दीज आर न्यूक्लियर फोर्स, ओनली न्यूक्लियर फोर्स। मैंने डिनोट ही है क्या कि ये न्यूक्लियर फोर्स है, ठीक है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के लग रहे थे पर्टिकुलर डिस्टेंस 1 फर्मी के आसपास में रखे होंगे, 1.51, याद है कल ग्राफ बताया था मैंने यू वाला, तो 1.5 फर्मी पे अट्रैक्शन का फोर्स लगता है, ठीक साहब। पर अपन वो उस डिस्टेंस पे नहीं जा रहे हैं, अगले ने आपको एरो बना के दे दिया अट्रैक्शन के फोर्स के, है ना, और सबको सेम डिस्टेंस पे रखा, तो फोर्स जो भी होगा वो सेम होगा, क्योंकि फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज। तो मैं यहां पे रीजन लिख रहा हूं सॉल्यूशन का। एज वी नो, क्या जानते हो भैया, एज वी नो फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, एज वी नो न्यूक्लियर फोर्स, हर कोई सा नहीं, न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट, इज चार्ज इंडिपेंडेंट, ठीक है, चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। हेंस विल बी इक्वल फॉर ऑल, विल बी इक्वल, जब डिपेंड ही नहीं करता तो इक्वल होगा, तो ये आंसर। तो चाहे प्रोटॉन प्रोटॉन हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो, चाहे न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन हो, सेम डिस्टेंस पे सेम लगेगा। क्लियर है क्या? डजंट डिपेंड अपॉन चार्ज। ओके सर, ये समझ में आ गया। सर फिर ये वाला आंसर कब होगा? अगर ये न्यूक्लियर फोर्स नहीं बोल के बोलता नेट फोर्स है। देखो एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछे मैं, इन प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम्पल 16, इन प्रीवियस क्वेश्चन if force is given forces are net force, not only net force acting on particle, not net, then तब क्या होगा? ठीक है ना, ये नेट फोर्स है, ठीक है, न्यूक्लियर की बजाय नेट है। तो अगर यार नेट होता तो बताओ क्या हो जाता? तो नेट होता तो थोड़ा सा प्रोटॉन में रिपल्शन भी लगता। ग्रेविटी नहीं गिन रहा हूं बेटा, नेग्लिजिबल मास, मच्छर जीरो मान लो उसको, तो बोल दो थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन भी लगता, जो कि थोड़ा दिखता। तो अट्रैक्शन तो सेम लगता, ये वाले फोर्स तो सेम होते न्यूक्लियर फोर्स तो, लेकिन थोड़ा रिपल्शन भी लगता। तो बोल दो अगर एक्स अट्रैक्शन लग रहा है, जैसे ये सारे फोर्स एक्स है, न्यूक्लियर फोर्स को एक्स मान रहा हूं, तो तीनों में एक्स का अट्रैक्शन लगता, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन एफ इलेक्ट्रो वाई भी लगता। अरे एफ इलेक्ट्रो इज इक्वल टू वाई भी लगता, जो कि इस एक्स से काफी कम होता है ना, कम होता ज्यादा होता मुझे, ठीक है। तो क्या मैं बोल दूं नेट फोर्स? अपन इलेक्ट्रो को थोड़ा हल्का मान के चल रहे हैं, तो बोल दूं नेट फोर्स, बोलो तो फिर देन आंसर वुड बी, देन आंसर वुड बी एफ पी पी थोड़ा कम हो जाता, एफ पी एन और एफ एन एन, एफ एन एन और पी पी तो इक्वल होते हैं, ठीक है। ये ग्रेविटी नहीं काउंट कर रहा हूं, ठीक है सर, समझ में आ गई? क्लियर है क्या? तो सर ये सब तो हमारे बातें बहुत अच्छे से समझ में आ रही है, क्लियर है? चला जाओ। तो ये अपन ने थोड़ा सा न्यूक्लियर फोर्स के बारे में बात कर ली है ना, शॉर्ट रेंज फोर्स है, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, ठीक है, ये प्रोटॉन, ठीक सर। अब आगे जाओ, एक क्वेश्चन में थोड़ा सा रिवीजन के हिसाब से पूछता हूं तुम्हारे से, एक दो क्वेश्चन थोड़े से और करते हैं। हाँ, इन 6C14 nuclei, there are 6 proton and 6 neutron and 6, चलो ठीक है, B 6 proton 8 neutron and 6 electron, C 8 proton 6 neutron and 8 electron, D none। है ना, एक क्वेश्चन ये दिया मैंने, ठीक साहब, है ना, यहाँ पे लिख दो, ठीक है। ये और थोड़ा भारी कर दिया ना। देखो अब इन 6C14 न्यूक्लियाई, ठीक है,
अब बच्चा क्या क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ता तो सीधा 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही बात है, 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, तो ये गलत कर देता क्योंकि इसमें 6 न्यूट्रॉन दिए, ये भी गलत कर देता 6 न्यूट्रॉन दिए, तो 6 प्रोटॉन 8 न्यूट्रॉन, फिर देख देता 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितना प्रोटोनों का नंबर होता है इलेक्ट्रॉनों का नंबर होता है। लेकिन बेटा वो एटम की बात चलती है, देखो इससे गलती होती है, तो एटम और न्यूक्लियस में बड़ा जबरदस्त अंतर आ गया, यहाँ साफ लिखा है न्यूक्लियाई, अगर एटम की बात हो रही होती बेटा तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन भी होते है ना, अरे बोलो कितने 6 के लिए और 4 यहाँ होते हैं, ऐसा कुछ होता है ना कार्बन का बेटा, देख ले, और अंदर होते हैं 8 प्रोटॉन और 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन, ये अंदर होते हैं न्यूक्लियस में। तो एटम होता तो 6 इलेक्ट्रॉन भी गिनता, अभी तो उसे साफ साफ लिखा न्यूक्लियाई, तो ये सारी बातें तो हटी गई। तो अभी अपन न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अपन एटम की बात चल ही नहीं रही है, तो बोल दो 6 प्रोटॉन ये, तो ये आंसर गलत होगा, है ना। तो बच्चा राइट करता है, राइट मार के क्रॉस मारना, क्यों? क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे अंदर, क्लियर है ये, तो ओनली 6 प्रोटॉन एंड 8 न्यूट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो 6 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन वुड बी द आंसर। न्यूक्लियस के अंदर कहां से इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा? पर मिस्टेक हो जाती, क्यों हो जाती है? क्योंकि बच्चा एक साथ जब पेपर दे रहा होता है तो वो ध्यान से पढ़ता ही नहीं है, न्यूक्लियाई दिया है एटम, दिस इज न्यूक्लियाई नॉट एटम। ठीक सर, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखो बेटा, in a nuclear reaction A, mass is conserved, B, energy is conserved, C, mass plus energy is conserved, D, charge is conserved। बोलो इनमें से कौन सा आंसर राइट होगा? तो किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में अकेला मास कंजर्व नहीं होता, अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी एंड एनर्जी अकेली एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड। आप खुद सोच लो ना, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो आती कहां से? समझ में आ गई? तो ओनली मास है ना, इनमें से काइनेटिक एनर्जी वगैरह आ जाती है पार्टिकल में, तो मैं बोल दूं मास प्लस एनर्जी वुड बी कंजर्व। यस, मास प्लस एनर्जी वुड बी कंजर्व, ठीक है, ओनली मास और ओनली एनर्जी कंजर्व नहीं होती है। आ जाओ अगला। अच्छा आप सुनना, in a nuclear reaction, for a nuclear reaction which of the following is correct? For a nuclear reaction, कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन? A plus B gives you C plus some energy Q, है ना, some energy A। A और B की न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, C एक प्रोडक्ट बना और साथ में कुछ एनर्जी निकली Q, ठीक है, दिस इज एनर्जी। देन A, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B, ठीक है, ये सब मैं केजी मान लो कि MKS में लिख रहा हूं, इज इक्वल टू मास ऑफ C। B, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B प्लस Q बाई C स्क्वायर इज इक्वल टू मास ऑफ C। C, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इज इक्वल टू मास ऑफ C प्लस Q बाई C स्क्वायर। D, मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इज इक्वल टू मास ऑफ C माइनस Q बाई, नहीं, इज इक्वल टू मास ऑफ C प्लस Q, QC स्क्वायर, ये हाँ, इनमें से कौन सा राइट होगा? देखो, तो आपको ये पता है, मैंने बता दिया अभी, ओनली मास इज नॉट कंजर्व। आप अगर ये बोलो ए और बी का मास मिलकर सी के बराबर हो गया और फिर भी एनर्जी निकल गई, तो एनर्जी आई कहां से? आइंस्टीन पूछेगा आपसे, बिल्कुल सही बात है, गलत है।
अच्छा, अगर आप ये बोल दोगे कि ये मास ऑफ ए, तो मैं बोल दूं मास ऑफ सी वुड बी लेस देन मास ऑफ ए प्लस बी। ये बात तो मैं तेरे को पहले भी समझा चुका हूं कि मास विल रिड्यूस इन एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, देयर वुड बी रिडक्शन इन मास एंड दैट वुड कन्वर्ट इनटू एनर्जी एंड दिस इज क्यू एनर्जी। और मैं बोल दूं एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है, तो क्यू बराबर mc स्क्वायर। तो यहां से मैं बोल दूं जो मास डिडक्ट हुआ है या जो मास में कमी आई है, दिस इज कमी इन मास एंड दिस इज क्यू बाई सी स्क्वायर। अगर मास m के एस में, तो और मास अगर m के एस में, तो ये आ जाएगा मास में कमी, ये मास डिफेक्ट आ गया। तो एनर्जी के अकॉर्डिंग मास निकाल दिया, तो जो एनर्जी क्यू एनर्जी कन्वर्ट हुई, एनर्जी जो मास क्यू एनर्जी में कन्वर्ट हुआ उसके इक्विवेलेंट मास होगा क्यू बाई सी स्क्वायर। तो क्या मैं बोल दूं जो सी के में रिडक्शन आया है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, तो मैं ये कर सकता हूं कि जो सी के मास में कमी या कम हुआ है उसमें एनर्जी क्या वापस मास बना के जोड़ दो, तो मैं बोल दूं फिर से इक्वल हो गया। बोलो एम ए प्लस एम बी। तो ए और बी का मिलके जो मास हुआ करता था वो सी का मास प्लस जो एनर्जी बनी उसका मास बनाऊंगा तो ये हो जाएगा। तो ये आंसर वुड बी दिस। ठीक है, चलो, तो ये समझ में आ गई सर? बोलो बच्चों। तो मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी इज इक्वल टू मास ऑफ सी प्लस क्यू बाई सी स्क्वायर। ठीक सर। तो ये सारी बातें अपने पिक्चर क्लियर है। चला गया, चलो।